Hello students, welcome to my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Nuresh Sabah and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 3 which is from a physical world. Okay, और इस lecture का जो एक शानदार topic है वो topic है fundamental forces in nature. आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में कि हमारी जो नेचर है, हमारा जो होल यूनिवर्स है, हमारी कायनात है, ये किन किन फोर्सेस पर डिपेंड करती है. अगर ये फोर्सेस ना होते तो क्या होता. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट. लेकिन इन फंडामेंटल फोर्सेस को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल फोर्सेस जब आप पढ़ेंगे तो वो उनके बीच में आएंगे तो इट मे बी क्रिएट अ कन्फ्यूजन यू. ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में. फोर्स तो पता होगा कि क्या है. फोर्स इज अ पुश और पुल. ये दो तरीके का काम करता है, या तो पुशिंग का काम करेगा या फिर पुलिंग का काम करेगा. ओके, नेक्स्ट बेसिक टॉपिक इज अ सेंट्रल फोर्सेस. अभी सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस होते हैं कि इफ यू हैव गिवन अ टू ऑब्जेक्ट्स, कोई आपको दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ए और बी कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, और आपने इन ऑब्जेक्ट को इनके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करके मिला दिया. लाइन ड्रॉ करने के बाद जो ऑब्जेक्ट ए है वो इसी लाइन पर फोर्स एक्सर्ट करेगा बी की तरफ, और जो ऑब्जेक्ट बी है वो इसी लाइन पर फोर्स एक्सर्ट करेगा ए की तरफ. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, तो सेंट्रल फोर्सेस क्या है? दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज. ये सिर्फ इसी लाइन पर ही एक्ट करेंगे और कहीं एक्ट नहीं करेंगे. क्लियर? तीसरा आपका है पॉइंट, दिस इज अ नॉन सेंट्रल फोर्सेस. नॉन सेंट्रल फोर्सेस, these forces are not directed along the line joining the object and the origin. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, यहाँ पे तो आपके इस लाइन पर ही फोर्स एक्सर्ट करेंगे. नॉन सेंट्रल फोर्सेस के लिए लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है कि इंडिविजुअली कहीं से भी आपके एक्सर्ट कर सकते हैं. चौथा पॉइंट जो है आपका वो है आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस. अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं कि व्हेन वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी बाय और अगेंस्ट फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड. ओके, कोई बॉडी अगर आपकी मूव कर रही है फोर्स के जरिए, चाहे फोर्स के अगेंस्ट अगर मूव कर रही है, तो वो उसका पाथ इंडिपेंडेंट है. अगर आप उसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा. तो सच अ फोर्सेस आर नोन एज अ conservative forces. Okay, and the reciprocal of the conservative forces are the non-conservative forces. When the work done in moving a body by or against the forces is dependent on the path, so such a forces are known as a non-conservative forces. Okay, and last आपका जो basic point है fundamental forces in nature पढ़ने का, वो है आपका field particle. अभी field particle क्या है? Each fundamental forces arises due to exchange of कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल. सभी जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स के एक्सचेंज की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं. ओके, और ये जो आपके पार्टिकल कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके फील्ड पार्टिकल. तो ये आपके 6 बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो कि आप फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के अंदर पढ़ने जाएंगे. ओके, नाउ सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको पहले तैयार कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल. ओके, तो सबसे पहले जो हमारा फंडामेंटल फोर्सेस है, दैट फोर्सेस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस. बॉडीज में मासेस की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ओके, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, so you can use this formula, F is equals to G m1 m2 upon r square. ओके, इस फॉर्मूले का जो पूरा डेरिवेशन है वो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा अभी, तो उसमें आपका पूरा ये फुल डेरिवेशन मिल जाएगा. अभी बस आपको थोड़ा थोड़ा जानना है कि कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस है. ओके, तो इस फॉर्मूले के अंदर ये जो G है, दिस इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 6.67 to 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू द पावर -2.
ओके, वाई इट इज़ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? ये इसलिए है क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू होल यूनिवर्स सेम रहेगी, चाहे आप यहाँ हो, चाहे मून पे चल जाइए, चाहे मार्स पे चल जाइए, कहीं पर भी चल जाइए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इस जी की वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होगी, नोन वैल्यू है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ बात करते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं? तो पहला जो इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसके नेचर की बात करते हैं। इसकी जो नेचर है, इट इज़ ऑलवेज बी अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो दिस फोर्स इज अ वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये हमारे नेचर का सबसे कमजोर फोर्स है। ओके, थर्ड वन इज द ऑपरेट्स एमंग, ये कहाँ पर आपका ऑपरेट कर सकता है? तो इट ऑपरेट्स एमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट पर ऑपरेट करता है। ओके, एंड फोर्थ वन इज द फील्ड पार्टिकल, अभी बताया था फील्ड पार्टिकल क्या है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो फील्ड पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कौन सा है? ग्रेविटोन। ओके, एंड नेक्स्ट इज द सेंट्रल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है ये आपके सेंट्रल फोर्सेस है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स, तो वो फोर्स आपको कहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा? उस लाइन से जो कि सेंटर को ज्वाइन कर रही है। ओके, एंड नेक्स्ट इज द कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेज है ये कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉलोड। एंड रेंज की अगर मैं बात करूँ तो इसकी रेंज इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेंज पर ये काम करता है। कैसे? यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जाहिर सी बात है किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ओके, तो इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट रेंज पर ये वर्क कर सकता है। Now, second fundamental forces in nature is electromagnetic forces. What is the electromagnetic force? Okay, these forces exist due to the electric field as well as the magnetic field. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्सेस आपके एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो वो फोर्सेस आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहलाते हैं। अब थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, चार्ज के बारे में पता होगा। व्हेन द चार्जेस आर मूविंग इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इतना भी आपको पता होगा। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इट अट्रैक्ट्स द चार्जेस ऑन इट, ये सब भी पता होगा। तो ये सब आप 12th में भी आकर पढ़ने ही वाले हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में अगर हमें इलेक्ट्रो की सिर्फ बात करूँ तो ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, it is also known as the Coulombian force. And if you want to calculate the magnitude of the electrostatic forces, so the formula is F is equals to K Q1 Q2 upon R square. और ये जो आपका K है that is known as a electrostatic force constant. And the value of this one is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम टू द पावर -2। और भी बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, जब आप 12th स्टैंडर्ड में आएंगे तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ओके, तो पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसके नेचर कैसा है? दीज फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव एज वेल एज द रिपल्सिव। जैसा कि आपने चार्जेस में देखा होगा, मैग्नेट में देखा होगा कि इसके जो सेम पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं मैग्नेट के, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। सेम ऐसा आपने चार्जेस में भी पढ़ा होगा। तो ये जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं ये अट्रैक्टिव भी होते हैं और साथ के साथ रिपल्सिव भी होते हैं। ओके, सेकेंड वन इज द स्ट्रेंथ। These forces are the 10 to the power 36 times stronger than to the gravitational forces. जस्ट इमेजिनेशन कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ओके, एंड थर्ड वन इज द ऑपरेट्स एमंग, ये कहाँ ऑपरेट करते हैं? कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ऑपरेट करते हैं। और फोर्थ इज द फील्ड पार्टिकल, इसका फील्ड पार्टिकल है फोटोन। दीज फोर्सेज ऑल्सो द सेंट्रल फोर्सेज, ये भी आपके सेंट्रल फोर्सेज हैं। इट इज़ ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्सेज। एंड रेंज, अगर रेंज की बात करें तो इट इज़ नॉट वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है इसकी। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड फंडामेंटल फोर्सेज। थर्ड फंडामेंटल फोर्सेज नेचर इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है?
एज यू नो दैट अबाउट द एटम, एटम के बारे में आपको सब कुछ पता होगा कि एटम में क्या क्या होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनके जो आउटर ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन कर रहे होते हैं, इतना सब कुछ आपको पता है। तो अब यहाँ बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है? दैट फोर्सेस विच बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ओके, वो फोर्सेस जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस से निकलने नहीं देते, वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अपने अंदर ही रखते हैं। तो सच अ फोर्सेस आर नोन एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, अब यहाँ अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूँ तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस? तो पहला है कि दीज फोर्सेस आर द एट्रैक्टिव। ये फोर्सेस एट्रैक्टिव है। अभी क्यों एट्रैक्टिव है? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच में ऑपरेट होते हैं। जब प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, तब ये फोर्सेस जनरेट होते हैं। अब कैसे होते हैं ये बहुत लंबी कहानी है, जब अभी आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे ना उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेचर क्या है इसकी? इट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो दीज फोर्सेस आर द 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये जो फोर्सेस है ये हमारे नेचर के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर मैं इसकी रेंज को अगर मेजर करूं तो इट इज़ 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। ओके, ऑपरेटिंग किस किस के बीच में ऑपरेट करते हैं? ये प्रोटॉन के बीच में ऑपरेट करते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बीच में ऑपरेट करते हैं, ये वाले फोर्सेस। ओके, फील्ड पार्टिकल्स का पाई मेजन है और दीज आर द नॉन सेंट्रल फोर्सेस। आपके जो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कौन से थे? सेंट्रल फोर्सेस से। दीज आर द नॉन सेंट्रल फोर्सेस। ओके, एंड दिस इज आल्सो द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज द रेंज। अगर रेंज की बात करें तो इट्स रेंज इज वेरी शॉर्ट, इट इज अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। ओके, नाउ व्हाट इज द फोर्थ फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर? क्या है फंडामेंटल फोर्स नेचर का? चौथा कौन सा है? तो दिस इज अ वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फोर्स इन द नेचर। अगर ये वाला फोर्स नहीं होता ना तो शायद सूरज की रोशनी हम तक पहुंच ही नहीं पाती। ओके, और रेडियम, प्लूटोनियम जैसे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो भी शायद आपको नहीं मिल पाते। ओके, तो ये क्या है? आपका वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है जो कि सूरज की रोशनी को आप तक पहुंचाता है। ओके, तो व्हाट आर द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस? दीज फोर्सेस अपीयर ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम इन्वॉल्व्ड इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस। सर के ऊपर से निकल गया होगा। ओके, ये जो फोर्सेस हैं ये एलिमेंट जो शॉर्ट लाइफ टाइम के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस में, उनकी वजह से ये वाले फोर्सेस आपके जनरेट हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं? अगर हम किसी न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। जब भी किसी न्यूक्लियस के अंदर मोर देन 83 प्रोटॉन्स हो जाएं, मोर देन 83 प्रोटॉन्स हो जाए तो वो जो न्यूक्लियस है वो हैवी हो जाएगा। और न्यूक्लियस हैवी होने की वजह से उसमें रेडिएशन स्टार्ट हो जाएंगे और रेडिएशन प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो रेडियो एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी और बीटा डिके प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में चेंज किया जा सकता है। अब कैसे आप एक पार्टिकल को किसी दूसरे पार्टिकल में चेंज कर सकते हैं? तो किसी एक पार्टिकल को किसी दूसरे पार्टिकल में चेंज करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपके क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या है? क्वार्क्स भी आपके 6 तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी हम 2 क्वार्क्स की बात करेंगे और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटम फिजिक्स आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? टू चेंज वन पार्टिकल इनटू अनदर पार्टिकल क्वार्क्स इज नेसेसरी। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग 2 क्वार्क्स की बात करेंगे, एक है आपका अप क्वार्क और दूसरा है आपका डाउन क्वार्क। ओके, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन आपके 2 डाउन क्वार्क से और एक अप क्वार्क से मिलकर बनता है और जो प्रोटॉन है वो आपके 2 अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से मिलता है। जब ये क्वार्क्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, बदलते हैं, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है और तब जो आपका बीटा डिके स्टार्ट हो जाता है और बीटा डिके स्टार्टिंग के दौरान जो फोर्सेस जनरेट होते हैं दैट फोर्सेस आर द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके,
अब अगर हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की, तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी स्ट्रेंथ की। तो दीज फोर्सेस आर द 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ओके, रेंज की अगर मैं बात करूँ तो इट ऑपरेट्स वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, इट इज़ अबाउट ओनली 10⁻⁻15 मीटर। ओके, बहुत ही शॉर्ट रेंज पर ये ऑपरेट करते हैं। तीसरा जो है आपका, दीज फोर्सेज आर द नॉन सेंट्रल फोर्सेज, एंड फोर्थ वन इज इट इज़ ऑल्सो अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। अगर फील्ड पार्टिकल की बात करें कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है क्वार्क्स का, तो इसमें जो फील्ड पार्टिकल्स है वो कौन कौन से हैं, तो वो फील्ड पार्टिकल्स है आपके डब्ल्यू बोसोन और जेड बोसोन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थोड़ा सा डिफरेंट था, आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड था, तो मे भी कुछ हो सकता है समझ में आया हो, कुछ ना समझ में आया हो, लेकिन थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए और पढ़ते रहिए, मे बी आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।